8. इश्क वाली फीलिंग। तो दोस्तों, क्या अपने से अमीर लड़की से प्यार करना इतना बड़ा क्राइम हो जाता है? मुझे कभी समझ में नहीं आया। इस बात को मैं कभी पचा नहीं सकता। ये ऊंच नीच दो प्यार करने वालों के बीच कैसे ला सकते हैं? मेरे आसपास बचपन से ही मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। उन्हें इसके लिए कई बार चोरी करनी पड़ती है, कई बार हाथ फैलाना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, और जो इन्हें खाना देते हैं ना, वो इन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखते। इज्जत छोड़िए, इंसान की नजर से भी नहीं देखते। उन्हें लगता है कि रोटी खिलाने वाला मसीहा हो गया है और अब रोटी खाने वाला जिंदगी भर उनका गुलाम बनकर रहेगा। बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है, एक तरफ खाना खिलाने वाला और दूसरी तरफ खाना खाने वाला। जिस दिन कोई खाने वाला खिलाने वाले की तरफ आने की कोशिश करता है, तब मुसीबत टूट पड़ती है। समझ गए ना? हमेशा से ऐसा ही होते आया है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आने वाली नस्लें ये सब कम झेलें। हम कोई ऐसा पैगाम दे सकते हैं जिससे खाड़ी थोड़ी कम चौड़ी हो जाए। अब आगे की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। मेरी मां भिखारी थी। मंदिर के बाहर मिलने वाली भीख से हमारा घर चलता था। सुबह से शाम वो बर्तन मांजा करती और दिन में वो इस घर से बहुत दूर जाकर भीख मांगती। जिस घर में वो बर्तन मांजती थी, उस घर के मालिक ने मेरे स्कूल की फीस भर दी थी। रिजर्वेशन के कारण कॉलेज में एडमिशन हो गया। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए अब डॉक्टर बन चुका हूं। मेरे माँ ने मेरे कान मरोड़ मरोड़ कर मुझे पढ़ाया है। उसे लगता है कि पढ़ाई करके हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो लोग हमें इज्जत की नजर से देखेंगे। हम अच्छा खाना खाएंगे, हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे। मैं डॉक्टर बन गया, पर आज भी बहुत लोगों के लिए मैं बस एक भिखारी का बेटा ही हूं। वे मुझसे इसीलिए नफरत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने पास्ट को मिटाना नहीं चाहता। हर कोई ऐसे घर से पैदा नहीं हो सकता जहां पर सब कुछ उसके हाथों में पहले से ही मिल जाता हो, पर कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिलना ही चाहिए ना। मुझे भी वो कभी नसीब नहीं हुआ और मेरे जैसे जाने कितनों को नहीं होता। मैं इस आइडेंटिटी से कभी बच नहीं सकता, ये मैं जानता हूं। मेरी बचपन की तस्वीर आज भी मुझे परेशान करती है। डॉक्टर जरूर हूं, मैं लिख नहीं सकता, इसलिए छुप छुप कर अपनी सभी तस्वीरों की ड्राइंग बना लेता हूं। जो जब जब मेरे साथ हुआ है, हर चीज एक तस्वीर में कैद है। आप मुझे सुन रहे हो ना? बोर तो नहीं हो रहे? आगे और इंटरेस्टिंग है। आजकल लोगों की रूटीन ऐसी बन गई है कि डॉक्टर होने की इस सर्विस को बिजनेस बना दिया गया है। अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी बॉस, क्योंकि लोगों की फूड और स्लीपिंग की हैबिट ऐसी हो गई है, करीब हर 2 महीने में हर कोई बीमार हो ही जाता है। मैं आज भी डॉक्टर के काम को सर्विस के तौर पर करता हूं। बड़ी मामूली सी फीस लेता हूं। कई बार यकीन नहीं होता कि मैं इस टाइप के वैज्ञानिक काम करता हूं। मुझे बचपन से ही झोली वाले बाबा और भूतों से बहुत डर लगता था। माँ ने सुलाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई थी कि मैं बहुत डरपोक सा बन गया था। पर अब जब मैं बच्चों का इलाज करता हूं तो इस बात का ध्यान रखता हूं कि उनके सामने या फिर उन्हें मनाने के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाऊं। मेरी यही क्वालिटी शायद निखत को पसंद आ गई थी। निखत उनके घर की बेटी थी जिन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया था, जिन्होंने मेरी स्कूल की फीस भरी थी। एक दिन निखत लोकल मार्केट में शॉपिंग करने आई थी। इतनी भीड़ की उसे आदत नहीं थी। वो मॉल और ब्रांड वाली दुनिया की लड़की थी। एक धक्का लगा और वो गिर पड़ी। मेरा क्लिनिक सामने ही था तो मरहम पट्टी करने के लिए वो यहां आ गई। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए मैं भूल गया कि मैं डॉक्टर हूं। मैंने उसे बचपन में देखा था, जब वो पैदा हुई थी। थोड़ी बड़ी हुई तो पढ़ने के लिए बाहर चली गई। अब जब वो लौटकर आई तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया था। उसके साथ जो ड्राइवर आया था उसने मुझे बताया कि ये निखत जी है। मुझे भी ट्रीटमेंट देते वक्त उसे निखत जी ही कहना पड़ा। फीस देने की बात आई तो मैंने बस 30 रुपए मांगे। इतनी कम फीस से वो हैरान हो गई। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। जब वो घर की ओर वापस जा रहे थे तो ड्राइवर ने उसे बताया कि निखत के पापा ने ही मुझे पढ़ाया था और मेरी मां निखत की आया थी। उसने भी निखत को गोद में खिलाया था। काश आज वो होती
तो निखत को देख के बड़ा खुश होती। माँ ने बहुत सारी लोरियां सुनाई थी, मुझे भी और निखत को भी। जब अगली बार निखत की हवेली पर गया तो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। ड्राइवर ने फोन किया था कि निखत के पैर को देखने के लिए मैं आ जाऊं। जब पहुंचा तो निखत वही पुरानी लोरियां गा रही थी। मैंने उसे उस लोरी की अगली लाइन सुना दी। निखत और मेरी दोस्ती उसी लाइन से शुरू हो गई। अब निखत के जो पापा है शहर के लो क्लास लोगों के साथ बाहर निकलने नहीं देते थे। उसने वो दुनिया देखी ही नहीं थी जिसमें मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। इस घर से मेरा ताल्लुक टूट सा गया था जब से मैं डॉक्टरी में बिजी हो गया था। जब घर से बाहर निकल ही रहा था तो घर की मालकिन ने मुझे देख लिया। वो मुझे देखते ही पहचान गई। बोले, अरे बेटा, आजकल तो तुम दिखते ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं इस मोहल्ले में क्यों नहीं आता। इससे मेरे बचपन की यादें जुड़ी थी। भले ही मालिक ने मुझे पढ़ाया था, लिखाया था, पर मेरी माँ की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था। वो हर बात मुझे याद आती थी। मैं आज भले ही डॉक्टर हूं, लेकिन उनके लिए उनकी नौकरानी का बेटा ही हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने उन्हें बताया कि निखत को चोट लगी थी, इसलिए देखने आया था। क्लिनिक से टाइम नहीं मिलता, इसलिए इस तरफ आना नहीं होता। मालिक ने कहा कि कल उनके सीने में जरा सी तकलीफ थी, आए हो तो जरा उनका भी चेकअप कर लूं। मैं उन्हें ना नहीं कह सकता था। वे अंदर उसी पुराने सोफे पर बैठे थे जहां पर मार की डर से मैं बचपन से छुप जाया करता था। मैंने उनका चेकअप किया और मैं घर लौट आया। मैंने उनसे कहा, आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, कोई टेंशन है क्या? तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं, कामचोर है सब कारीगर। फैक्ट्री में काम करने का मन नहीं लगता है और आ जाते हैं साले। मैंने कहा, सर उनकी कोई मजबूरी होगी, पर गुस्से को अपनी मजबूरी मत बनाइए। इतना बोलकर मैंने उन्हें स्ट्रेस रिलीज करने वाली, बीपी कंट्रोल करने वाली टैबलेट दे दी। उन्होंने बोला कि वो निखत की शादी कराने वाले हैं और शादी में जरूर आना। यह सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। निखत की आंखें मेरे सपनों में आ रही थी। निखत 6 साल की होगी जब उसकी मां उसे विदेश ले गई थी। उस छोटी सी निखत को मैंने तब देखा था। मैंने जब आईना देखा तो लगा मैं वही 10 साल का लड़का हूं और वो 6 साल की निखत पीछे खड़ी है। मेरा मन वही अटक गया। मुझे फिर से इश्क हो रहा था। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं मोमीन और निखत की कहानी। ये सिर्फ प्यार नहीं। मोमीन एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, पर अब डॉक्टर बन चुके हैं। इन्होंने ये पेशा पब्लिक सर्विस के लिए चुना है। मोमीन की मुलाकात निखत से हुई है, जो उनकी बेटी है, जिनके घर में मोमीन की माँ आया थी। मोमीन ने निखत को बचपन में देखा था। अब निखत बड़ी हो गई है और निखत को देख मोमीन को फिर से इश्क हो रहा है। तो चलिए सुनते हैं इनका इश्क कितनी परवान चढ़ता है। इश्क वाली फीलिंग। निखत ने जब अगली बार मुझे बुलाया तो मैंने कहा कि सीधे क्लिनिक आ जाओ। मैं उस दिन बच्चों के लिए मुफ्त का शिविर लगाने वाला था। निखत आई, उसने देखा कि मैं बच्चों के लिए क्या काम कर रहा हूं। बच्चों ने शिविर में मिलने वाले सारे फल खा लिए थे। फल कम पड़ गए थे। जब निखत ने यह देखा तो तुरंत अपने ड्राइवर को भेजकर बहुत सारे फल मंगा लिए, उन सब के लिए। निखत से मैंने कहा कि तुमने खुशी से इनके लिए फल दिए, लेकिन कभी इस बात का एहसान मत जताना इन बच्चों पर। तुमने वही किया जो उनको हर समाज में अपने आप मिल जाना चाहिए। हमारे पास देने के लिए कुछ है, अच्छी बात है, पर इससे लेने वाला छोटा नहीं हो जाता। निखत और मेरी कई बार ऐसी मुलाकातें हुई। हमारा इश्क परवान चढ़ रहा था। आपको पता नहीं होता कि आपके अपने ही आपसे जल रहे हैं, जिनका आप भला करने की सोच रहे हो। निखत का ड्राइवर हमारी पूरी खबर निखत के पापा को दे रहा था। वही ड्राइवर जो जरा जरा सी बात पे उनकी डांट खाता था। वो निखत और मेरे बारे में उन्हें सब बता रहा था। निखत के पापा ने वही पुराना आइडिया लगाया। निखत को मुझसे दूर करने के लिए वापस विदेश भेज दिया। पर यह कोई 100 साल पुरानी दुनिया तो है नहीं। उस जमाने में इश्क करने वाले कितने समुंदर पार कर लेते थे। हम तो इंटरनेट की दुनिया में थे। तो देखा दोस्तों, हमारा हीरो कितना होशियार है। कहानी सुनते रहना।
निखत और मैं रोज ही कॉल करते थे। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उसके फादर के पास हमारी फोन डिटेल जा रही है। निखत को उसके पापा ने डांटा तो अंदाजा लग गया था कि उसके पापा क्या कोशिश कर रहे थे। निखत उस दिन बहुत रोई। उसके पापा ही उस पर सर्वेलेंस कर रहे थे। उसे पता था हर बाप अपनी बेटी का भला चाहता है, वो भी वही चाह रहे होंगे, पर यह तो पागलपन था। निखत के पापा को बस ये डर था कि एक भिखारी के बेटे से उनकी बेटी का रिलेशन ना हो जाए। पर यह भी सच है ना, जिस चीज से आप जितना ज्यादा भागते हो वो उतना ही ज्यादा आपसे आपके दिमाग से चिपक जाती है। हमने अपना आईपी एड्रेस छिपाकर इंटरनेट कॉल करना शुरू कर दिया। वो वहां रही और मैं यहां। ऐसा लगता ही नहीं कि हम अलग अलग जगह हैं। कौन कहता है लॉन्ग डिस्टेंस से इश्क नहीं हो सकता? बस आपको अपने अंदर के उस इच्छा को काबू करना आना चाहिए जिसमें आप सामने वाले पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हो, उसे पिंजरे में बंद करना चाहते हो। आप सामने वाले के सिर्फ उसी हिस्से को चाहना चाहते हो जो आपके मुताबिक है, उस हिस्से को छोड़ देते हो जो हमारे मुताबिक ना हो। पर सब कुछ हमारे मुताबिक हो नहीं सकता ना। हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। हम दोनों ने ठान लिया था अब मालिक से जाकर कह देंगे कि हम दोनों शादी करेंगे। हमने उनके मुंह पर यह बात बोल दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है कहकर आगे बढ़ गए। अगली रात मुझे उन्होंने घर बुलाया और मेरे मुंह पर पैसे मारे और कहा कि मैं उनके जायदाद के पीछे हूं, इसी चक्कर में उनकी बेटी को फंसा रहा हूं। यह बात सुनकर मैंने कहा, सर आपको अपनी जायदाद पुरखों से मिली है। अगर आपने ये खुद कमाई होती तो आपको पता होता कि जायदाद कहीं जाती नहीं है, वो बस आपकी अपनी होती है। बेटी की शादी और जायदाद को जोड़कर आपने अपने जायदाद को खुद ही ओछा कर दिया। उन्हें यह समझ में आने वाला नहीं था। वे गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। पुलिस ने मुझे थाने में बंद कर दिया और बहुत कुटाई की। मेरे क्लिनिक में भी तोड़फोड़ मचा दी। पूरी कोशिश की गई कि मैं कहीं का ना रहूं। निखत को जब यह सब पता चला तो वो और ज्यादा अपने पापा के खिलाफ हो गई। उसने पुलिस में अपने पापा के खिलाफ ही कंप्लेन लिखवा दी। आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन बाप अपनी बेटी के लिए नहीं झुकता है। लोग तो अपनी बेटी को परी की तरह प्यार करते हैं। पर सच ये है कि इस दुनिया में इतने आदर्श अभी तक आ नहीं पाए। कुछ लोगों की नाक इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके आगे अपनी औलाद भी नहीं दिखाई देती। निखत की शादी फिक्स कर दी गई, पर निखत उनके मुंह पर थूक कर आ गई। दोस्तों, यह कहावत नहीं है, उसने सच में ऐसा किया था। मैं समझ गया कि क्लास स्ट्रगल क्या होता है। जाने कितने राइटर्स जिनको हम आज याद करते हैं, उन्होंने 500-600 साल पहले ही ऐसी कहानियां लिखना शुरू कर दी थी। यह सब तब से होता आया है। शेक्सपियर को तो मैंने नहीं पढ़ा, पर रोमियो जूलियट की फिल्में मैंने देखी है। वहां भी मैंने यह सब देखा है। लड़कियों को कब तक प्रॉपर्टी समझा जाता रहेगा। अगर निखत की जगह मैं होता और निखत गरीब होती तो मेरे लिए बहुत आसान होता। पर एक लड़की के लिए अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर अपने दर्जे से नीचे वाले के साथ प्यार करना आज भी बहुत मुश्किल होता है। अब मैं और निखत साथ हैं। आज भी हमारे कई दुश्मन हैं, लेकिन जिन बच्चों को मेरे और निखत के बारे में पता चल गया, वे अपने पार्टनर्स को कॉलेज और स्कूल में इसी का एग्जाम्पल देते हैं। जब निखत और मोमीन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मिसाल बनना अच्छा लगता है, पर इसके लिए कितने सारे खतरे मोल लेने पड़ते हैं। कई लोगों ने हमें एडवाइस किया कि हम ये शहर छोड़कर चले जाएं। हमारे आने वाली औलादों के लिए अच्छा होगा, सेफ होगा। इस पर मैंने कहा, अगर मैंने अपना शहर छोड़ दिया तो मेरे आसपास के उन लोगों का क्या होगा? उनका क्या होगा जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है? कोई बाहर से आकर यहाँ सस्ता क्लिनिक नहीं खोलने वाला। हर जगह का इलाज वहां का लोकल इंसान ही करता होगा। बाहर से मदद की उम्मीद का भरोसा करना गलत है। इससे सिर्फ नाउम्मीदी ही हाथ लगेगी। जो भी कदम उठाना है अपने लिए और अपनों के लिए उठाना है, और वो कदम हमें ही उठाना होगा।
मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इश्क तो कीजिए पर उसूलों की कीजिए। ऐसा कीजिए कि अपने इश्क की इत्र हर गली गली में फैल जाए। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। यार मिसाल तो वाकई है मोमीन और निखत। अगर मोमीन अपनी ये कहानी नहीं बताते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास ही सोसाइटी में कितनी तरह के प्रेजुडिस चलते हैं, लोगों की सोच किस तरह से काम करती है, और साथ ही इसी समाज में कितने जिगर वाले इश्कज़ादे हैं जो अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, और जिनके प्यार को कोई भी नहीं झुका सकता। ऐसे प्यार को हमारा हैट्स ऑफ। और बस ऐसी ही प्यारी, इंस्पायरिंग और सच्ची कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग्स। इश्क वाली फीलिंग। 8. इश्क वाली फीलिंग। दिल्ली में रहता था मैं, तब मेरे ख्याल से 6th क्लास में होऊंगा। प्रिया तब क्लास की टॉपर थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। सब लड़कियां तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एंजॉय करती थी, पर प्रिया का स्पोर्ट्स में कम और बुक्स में ज़्यादा मन लगता था। दिखने में तो एकदम नॉर्मल थी, पर दिल की अच्छी थी। उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। स्कूल में हमें साथ साथ 2 साल निकल गए, पर वो अभी भी नाक पे चश्मा चढ़ाए स्टडी में ही लगी रहती थी। हम 8th क्लास में पहुंच गए। मैंने वैसे तो 6th क्लास में ज्वाइन किया था, पर 8th में आते आते हम पड़ोसी बन गए थे। उस दिन तो भाई मैं पागल हो गया था। जब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ ना, और जैसे ही छत पे गया तो बगल वाला घर प्रिया का था। मैंने कहा ये तो गजब हो गया भाई। इस तरह हम लोग पहले तो सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए मिला करते थे, लेकिन जैसे ही जैसे और दिन आगे बढ़ते गए हमारी फ्रेंडशिप और अच्छी हो गई। फिर पता नहीं कमबख्त कब समर वेकेशन आ गया यार, और वो अपने मामा के घर चली गई। और पता नहीं क्यों मैंने तब उसे बहुत मिस किया था यार। मुंह लटकाए घूमता रहता था। कहते हैं ना, जिसे तुम चाहो उसकी कमी तभी महसूस होती है जब वो तुमसे दूर हो। तो जिस दिन वो वापस आई ना, उसी दिन मैंने कहीं से गुलाब का फूल ढूंढा और उसके सामने गया। मैं घुटनों पर बैठा और उसे प्रपोज कर दिया। मुझे पता नहीं था, पर प्रिया भी तो इसी का वेट कर रही थी शायद। उसने तब इसका कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ 1 महीने के बाद उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। फिर तो मानो तुम्हारा भाई ना यार आसमान में उड़ रहा था। तो ऐसे ही देखते देखते हमारे इस रिलेशनशिप में 2 साल और निकल गए। अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गए थे और हमारे बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया भाई। तुम्हें तो पता ही है 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम का कितना प्रेशर रहता है हम पे भी और हमारे माँ बाप पे भी। तो भाई हम दोनों के ही पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। चक्कर यहाँ फंस गया कि हमें ऑर्डर मिल गया कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स तो बेटा देखो लाने ही लाने हैं। इसलिए हम दोनों को कई दिनों तक मिलने से रोक दिया गया। और वैसे भी हमारी फैमिलीज को यूं कह लो, हम दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। पर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम दोनों एक दूसरे से मिले। मिलते ही एक दूसरे को पता नहीं क्या फीलिंग आई उस वक्त, कुछ समझ सा नहीं आया, लेकिन एक दूसरे को देखते ही यूं गले लगाया जैसे पता नहीं कई सदियों से बिछड़े हों। ये इतना अपने आप हुआ था कि एक अजीब सी ही फीलिंग थी। अब यहाँ तो क्लाइमैक्स शुरू हो गया। उस दिन किस्मत ऐसी खराब निकली कि मेरी मम्मी ने हम दोनों को गले लगते हुए देख लिया। अब क्या था, घर गया, मेरी माँ ने मुझे कसम दी कि मैं फिर कभी प्रिया से नहीं मिलूंगा, सिर्फ स्टडी में मन लगाऊंगा। और उस वक्त माँ कसम लक्ष्मण रेखा से भी बड़ी चीज हुआ करती थी। तो ऐसे करके हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को अलग कर दिया।
इश्क वाली फीलिंग। आज हम सुन रहे हैं प्रिया और आकाश की कहानी बूमरैंग वाला लव। आकाश की एजुकेशन के लिए उसकी माँ ने कसम दे दी है। दोनों को अलग कर दिया गया है। प्रिया और आकाश अब पता नहीं बात कर पाएंगे कि नहीं। चलो सुनते हैं क्या हुआ। अब माँ की बात रखने के लिए मैंने अच्छे से स्टडी की और प्रिया से बात करना बंद कर दिया। पर ना, प्रिया के साथ गलत हो गया यार। वो जो क्लास में टॉप करती थी, वो पता नहीं इसे झेल नहीं पाई और उसका पढ़ाई से फोकस हट गया। 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, पर फिर भी हम दोनों में ना कोई बात नहीं हुई। रिजल्ट्स भी आ गए। प्रिया को एवरेज से भी कम मार्क्स आए, पर मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ। अब उसकी जगह मैं हमारे स्कूल का टॉपर बन गया था। हम दोनों ने स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने IIT इंदौर में एडमिशन ले लिया था। मैंने माँ का प्रॉमिस पूरा कर दिया था। प्रिया से अपना रिलेशन काट लिया। पर प्रिया अब भी पागल थी, इसलिए वो मेरे और मेरे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में लग गई। महीनों बीत गए। अब धीरे धीरे मोबाइल फोन सबके पास आ गया था। प्रिया ने बड़ी मेहनत से मेरा मोबाइल नंबर सर्च कर लिया था। एक दिन मुझे क्लास के बीच में एक कॉल आया। दोपहर के 3 बज रहे होंगे शायद। मैंने चुपके से क्लासरूम में फ़ोन रिसीव किया और एकदम धीरे से हेलो कहा। पर दूसरी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और फ़ोन कट हो गया। फिर मैंने एक ऐप पे सर्च किया, पर वहाँ भी ये नंबर अननोन ही बता रहा था। तो मैंने सोचा यार कौन हो सकता है, पर फिर इतना फ्री नहीं था, काम था, क्लास थी, तो जाने दिया। फिर उसी दिन शाम में 5 बजे मुझे उसी नंबर से कॉल आया। मैं तब अपने बॉयज़ हॉस्टल में पहुंच गया था। मैंने तुरंत फ़ोन पिकअप किया और बोला हेलो, पर सामने से इस बार भी कोई आवाज़ नहीं आई और फिर से कॉल कट हो गया। मैंने फटाफट तुरंत ही उस नंबर पे कॉल बैक किया और कहा, अरे कुछ तो बोलो भाई, क्या सुबह से कॉल कर करके दिमाग खराब कर रखा है। इतना सुनते ही इस बार सामने से सिसकने की आवाज आने लगी। फिर उसने सिसकते हुए हेलो कहा। मैं समझ गया था कि ये गुमसुम और बहुत ही प्यारी आवाज ना प्रिया की है। थोड़ी देर हम दोनों शांत रहे। फिर मैंने सीधा ही उससे कह दिया, मुझे माफ करना प्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। प्रिया ने उधर से बोला कि तू बहुत घटिया इंसान है, तू मुझे अकेला छोड़कर यूं ही चला गया। तुम मुझे फिर कभी कॉल मत करियो, तेरे जैसा इंसान ना किसी के साथ नहीं रह सकता। और भी बहुत सी कड़वी बातें उसने मुझे सुनाई। मुझे वैसे अंदाजा था कि मैंने प्रिया के साथ बहुत गलत किया, पर इससे मैं उसका करियर तो कभी वापस नहीं ला सकता ना। हमारी बातचीत बंद होने के बाद पता नहीं क्यों प्रिया के अच्छे मार्क्स भी आना बंद हो गए। जो लड़की क्लास की टॉपर हुआ करती थी, उसके इतने मार्क्स भी नहीं आए कि किसी ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन हो, और इसकी वजह सिर्फ मैं ही था। मैं उसको बिना कुछ बताए, बिना बातचीत किए अचानक से छोड़कर चला गया था। माँ ने जो कसम दे दी थी, मेरे घर वालों ने बहुत समझाया था और मैं समझ भी गया था कि इस फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इन सब में कुछ नहीं रखा यार, सब पढ़ाई वढ़ाई के बाद की बातें हैं। बाद में मुझे समझ आया कि एक तरह की ट्रिक होती है ये। प्रिया और मेरी कास्ट अलग अलग थी। फाइनेंशियली उसकी फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं थी। मेरे घर वाले सब देख ही रहे थे। उन्होंने इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए मेरे स्टडी और करियर का सहारा लिया। आपको तो पता ही है पेरेंट्स कैसे होते हैं, चिंता तो रहती है उन्हें, इसलिए मैं उन्हें कंप्लीटली गलत नहीं ठहरा सकता। आफ्टर ऑल अपने लाइफ के डिसीजंस के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। खैर, आज मैं जो भी हूँ अपने पेरेंट्स के उस डिसीजन की वजह से ही हूँ। पर इस सब में प्रिया ज़बरदस्ती फंस गई। वो तो स्टडी में मुझसे बहुत आगे थी, लेकिन हमारी बातचीत बंद होने के बाद ना उसका जो करियर खराब हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी की हुई ना। प्रिया के उस दिन के कॉल के बाद अब हम एक दूसरे को बार बार फ़ोन करने लगे। एक दूसरे को खूब कोसा, गलतियां गिनाई, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता तो हम फिर टाइम लिमिट डिसाइड करके बात करते थे। ये सब तो
मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन बच्चा था और माँ की कसम। कभी कभी जब मिरर में देखते हैं ना तो लगता है हम अभी भी 8वीं में ही हैं। हम दोनों 29 साल के हो गए हैं मगर अभी भी शादी नहीं की है, क्योंकि अब मैंने माँ की कसम खाई है कि जब तक घर वाले परेशान होकर हाँ नहीं कर देते ना, तब तक हम दोनों अपना रिलेशन ऐसे ही चलाएंगे। पिछली बार पेरेंट्स ने ही अलग कर दिया था, अब वही पेरेंट्स हमें मिलवाएंगे। अब तो हम दोनों जॉब भी कर रहे हैं, सब सेटल्ड है। एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये दोस्ती या कोई भी रिलेशन ना होता एकदम बूमरैंग जैसा है। कितना भी दूर फेंक दो वो लौट के वापस आ ही जाता है, और जब वापस आता है ना तो भाई इतनी फास्ट कि समझ नहीं आता किससे बचें कैसे। प्रिया और मेरा रिलेशन भी ये बूमरैंग जैसा है, आखिर वापस आ ही गया। तो चलो दोस्तों, आज प्रिया और मेरी डेट है, वो भी इतने दिनों के बाद। तो मैं चलता हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। यार ये कहानी सुन के ना मुझे तो अपना बचपन का प्यार याद आ गया। तुम्हें भी आया ना? तो फिर मैसेज कर लो यार। तुम मैसेज करो, मैं फिर आती हूँ नई कहानी के साथ अगली बार इश्क वाली फीलिंग्स पे। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। आज की हमारी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट्स बहुत स्पेशल हैं और उनकी कहानी भी थोड़ी हटके, थोड़ी ओल्ड स्कूल, प्यारी, रोमांटिक और बहुत रियल। चलिए सुनते हैं। मेरा नाम मनमथन नायर है। मेरा उम्र अभी 74 ईयर्स। मैं MA LLB हूँ। मेरा नाम इंदिरामा नायर, मिसेस इंदिरामा नायर। मेरा एज 70 है। इंदौर में ट्रेनिंग लिया था मैंने नर्स का। MI हॉस्पिटल से। MI हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लिया। 3.5 साल का ट्रेनिंग के बाद में मेरे को सर्विस मिल गया था। जॉबट PHC जाबुआ। अच्छा, उधर ही मैं सर्विस किया था। इसके बाद में मेरा 2 साल बाद में मेरा मैरिज हो गया, सर्विस की 2 साल बाद में। इसके बाद मेरा बेबी हुआ। ये हमेशा पूछते रहता है ये कहाँ मिला हम लोग। हम लोग में इंदौर में एक राजवाड़ा पे एक श्री कृष्णा मंदिर है। राजवाड़ा पे श्री कृष्णा मंदिर में मेरे फ्रेंड के साथ भगवान का हाथ जोड़ने गया। जब भी ये मेरा हस्बैंड और उसका कजिन ब्रदर दोनों वहाँ आया, हमसे मिला, बातें किया। इसके बाद में हम लोग, मैं तो हॉस्टल में आ गया, वो अपना घर पे गया। इसके बाद में ये मेरे को मिलने दूसरी दिन मैं जो ट्रेनिंग ले रहा था उसी हॉस्पिटल में आया था। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में आके खड़ा था, वो 7th मंजिल हॉस्पिटल था। इसके बाद इसको देखते हुए मैं जल्दी में मेरा रूम में चला गया। इसके बाद मैं तो इनसे बात भी नहीं किया। 1 साल तक मेरे को डर था इनसे मिलने के लिए भी। 1 साल बाद में हमारा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ मेडिकल कॉलेज था, उसमें क्रिसमस का एक फंक्शन था। उसमें बाहर वालों को भी उधर आने का अलाउ था। उधर आके ये लोग केरल वाला सब आया था, हम लोग भी स्टूडेंट्स सब था वहाँ पर। बाद एक दिन रास्ते में मिले, हम लोग ने बातें किया और बात करने के बाद में ये अपना घर गया, मैं मेरा हॉस्टल में निकल गया। बाद में फाइनल ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया। वहाँ पर मालूम पड़ा एक लड़के से मैंने बातें किया करके कुछ, तो मेरा फाइनल ईयर में वो लोग ने मेरे को 6 मंथ बैक किया। मेरे को दोबारा 6 मंथ का परीक्षा दे के मैं पास हो गया, बैक दिया। इनसे बातें किया था ना, इसीलिए। इसके बाद में मार्च 73 12th में हमारा मैरिज हो गया।
मैं उस टाइम पर मैं एमए का स्टूडेंट था। मैंने सर्विस सुबह 10 से 5 तक मेरा ऑफिस डिपार्टमेंट है। मैं तुरंत मैं सर्विस 5 बजे के बाद में साइकिल में बैठ के मेरे घर में चले जाते। तब तक मेरा फ्रेंड्स 5 बजे हमारा जीप के पीछे आ जाता मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार करता है मिलने के लिए। हम लोगों के ट्रेनिंग पीरियड में जीप में जाते आते थे। तो मैं फ्रेंड्स 5 बजे निकल के मैं तुरंत 15 मिनट में घर पहुंचता, 15-20 मिनट में। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे एक रूम में मेरे कजिन ब्रदर भी है, दूसरे लोग भी है, साथ में रहता था। संडे के जो ट्रेनिंग पीरियड में था सर्विस के लिए गया ना, वो एक हफ्ते छोड़ के दूसरे हफ्ते संडे या मॉर्निंग में चले जाता है, इवनिंग वो वापस आ जाता है। अरे सैटरडे चले जाता है। हम लोगों को 2 आवर्स आउट पास था, उसमें हम लोग कुछ खरीदने का है तो खरीद लेंगे, मंदिर वगैरह चले जाता, ऐसा ही था जब भी मिलता था। ये है ना रजिस्टर्ड लेटर भेज देता था मेरे को, रजिस्टर्ड। इसीलिए वैसे मेरे को उस टाइम फर्स्ट टाइम मिलता तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने इनसे शादी करूं करके। बाद में मेरे को जो 1 साल बाद में मिलने लग गया ना, जब भी मैंने बोला था, आपने खुद ही बोला था आपको शादी कर लूंगी, पर शादी करने का मैं इंदौर में शादी किया। तो बोला देखो मैं तुमको शादी करूंगा, पर मेरा मम्मी का जो भी बोलेगा ना तो सुन लेना चाहिए। झगड़ा तो होता ही रहता है घर में, कुछ बात मैं करता हूँ वो उसको पसंद नहीं आएगा, वो कुछ बात करता है मेरे को पसंद नहीं आएगा। वो तो वो घर के अंदर ही एक दो दिन के अंदर वो एक दो दिन के अंदर वो 2 दिन में भी नहीं है, 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। हम सुबह निकलते भी वो थोड़ा ये हो गया है, एकदम ठीक हो जाता है। वो तो एकदम ठीक हो जाता है। नया जनरेशन के लिए हमको ये कहना है कि जो घर में जो भी बात होता है वो तो ज्यादा प्रेम होता है ना, तभी हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ भी बोलते हैं ना, वो कुछ ठीक है। मेरे मम्मी मेरे को एडवाइस किया है, तो अगर आपस में कुछ तुम लोग कुछ बात हो जाता है तो तुम बात नहीं करने का, किसी के बात नहीं करने का, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं तो गुस्सा करते नहीं मुझे। नहीं कुछ भी हो हम आपस में हम लड़ते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, मगर अभी तक हमारे बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। भगवान कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ओह दैट्स सो क्यूट। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो बेस्ट पार्ट बाकी है, तो इसलिए सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग। इश्क वाली फीलिंग। यार रोमांस तो सब अच्छा प्यारा प्यारा चल रहा है, लेकिन ये सुनते हैं कि एक्चुअली शादी कैसे हुई, क्या सब कुछ स्मूथ था या प्रॉब्लम्स आई, घर वालों को कैसे मनाया। अरे ये सब जानते हैं ना, अंकल आंटी से पूछते हैं ना, उनकी कहानी उनकी जुबानी। लोग बोला ये आप लोगों मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे घर में, तो मेरा पापा और मेरा मम्मी और मेरा अंकल का चिट्ठी आया, देखो जो तुम पसंद करते उस आदमी का शादी कर देते, पर इधर आ जाओ बोला, केरल में जाने के लिए। उस टाइम कोई कुछ इतना पैसा नहीं था बेटा हमको जाने के लिए, इसलिए हम लोग ने इधर केरला आर्य समाज है ना इंदौर का, वही मंदिर में ही शादी किया हम लोग ने। उधर का पूरा मलयाली लोग सब हमारे साथ में था, आया था मंदिर के अंदर, शादी किया, पुजारी वगैरह बैठ के। मेरे फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है कोई, क्योंकि हम दोनों सर्विस करने वाले थे, है ना, दोनों सर्विस करने वाले थे, एक ही कास्ट के। मेरे घर में किसी ने ओपोज नहीं किया है। मेरे को ओपोज नहीं था, किसी ने गाँव जाने के लिए बोला। हाँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ ना, मेरे से छोटा 3 बच्चा है। बोला उनका शादी कैसा होएगा, आप उधर ही शादी करेगा तो लोग कुछ बोलेंगे ना, इसीलिए बोला है तुम इधर आ जाओ, तुम सबसे बड़ी हैं और तुम्हारा शादी जो पसंद है जो लड़का से ही करवा दूंगी, पर इधर आना, ऐसा बोला। अच्छा तो अंकल आंटी प्लीज ये बताइए कि एक मकान को घर कैसे बनाते हैं।
ये एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना है, बस ये तो सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे का वो सामने वाले को वो इज्जत देके, सामने वाले को भी इज्जत बराबर इज्जत देके उसका अपन आगे जीवन को आगे बढ़ाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक दूसरे को इज्जत करना चाहिए। वो झगड़ा तो होता रहता है मगर वो वहाँ का भाई सेटल करके घर के अंदर सेटल करके आगे बढ़ने का है लाइफ सी। आंटी, आपको अंकल में बेस्ट चीज क्या लगी? मैंने शादी करा, एक क्लर्क को शादी किया बेटा मैंने। इसके बाद में मैं साथ में बैठ के पढ़ाया, एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑफिस का ही परीक्षा दे के, इसके बाद यूडीसी बन गया, इसके बाद हेड क्लर्क बन गया, इसके बाद पीएफ इंस्पेक्टर बन गया, इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट था वो था, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, इसके बाद पीएफ कमिश्नर बन गया। मैं साथ में मेरे शादी के बाद में ही मैं एक कमिश्नर को शादी नहीं किया, मैंने एक क्लर्क को शादी किया। पर भगवान हमारा बच्चों का लक है और हमारा लक से ही आप अच्छा पोस्ट में आ गया था। अच्छा अंकल, अब ये क्वेश्चन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे ये बताओ कि आपको ये कब फील हुआ कि आंटी इज द वन? हाँ, क्योंकि वो तो मन में हमको लगा है, इनको देखने के बाद लगा ये ठीक है, मेरे लिए सूटेबल है। वो देखने में भी ठीक थी, हाँ देखने में ठीक थी, वो ऐसे खराब नहीं था। बाकी दूसरों से मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी चीज देखा था फिर सेम कास्ट का था, मैंने वो भी मैंने घर के लोग कुछ बोलेगा नहीं, किसी का ऑब्जेक्शन होने का चांस नहीं था। बिलोंग टू सेम स्टेट, सेम कास्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए वो एक देखने में भी सुंदर थी तो पसंद किया, मन में लग गया, ठीक है हमको इससे शादी करना है। मेरे को अच्छा लगता था भैया, मेरे को सबसे पसंद क्या ये बाल है ना इसका, ऐसा आपका बाल है ना, कुंगरू बाल ऐसे है ना, घुंगरू बाल था इनका जैसे घुंगरू बाल था। मैं वो वहाँ पर हमारे घर में एक फोटो रखा है, उसमें वही है, बहुत ऐसा वो बाल मेरे को पहले बहुत पसंद था। ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसे था, घुंगरू बाल बोलता है उसको। घुंगरू बाल बोलता है ना, वो मेरे को अच्छा लगता था। और अच्छा बड़े बड़े आंख था, वो भी अच्छा था। सो अंकल, अक्सर हम देखते हैं कि कुकिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली लव स्टोरीज में। अंकल, आंटी खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? नहीं, इनका फिश बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छा बनाते हैं, फिश करी बहुत अच्छा बनाता है। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, आपने हमारे साथ अपनी लव स्टोरी शेयर करी। आई मीन इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग। थैंक यू सो मच। अब आपकी कहानी सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। पर आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा अपनी लव स्टोरी हमारे साथ शेयर करके? बिल्कुल मजा आया, क्योंकि अच्छा ये तो लाइफ का बहुत रेयर एक्सपीरियंस है। ऐसे सब नहीं बोलने वाला सब इधर ही बोल दिया। मैंने एक बार रिकॉर्डिंग मेरा पहली बार हुआ। और आप हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे? प्यार आप कर लो, जो प्यार सच्चा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्यार एक को करो फिर दूसरे को शादी करो, ऐसा नहीं बेटा। एक से आपने जो दिल से प्यार करता है तो ऐसे ही होना चाहिए, वो अच्छा है। टाइम का इंतजार करो, टाइम विल क्योर एवरीथिंग। टाइम रहते हुए सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। टाइम का इंतजार करो, क्योंकि कोई जल्दीबाजी नहीं मत करो, तो दूसरा कोई गलत कदम मत उठाओ। बस बाद में दुख हो जाता है ना। 50 ईयर होने लगी हमारा शादी का, अभी भी झगड़ा घर में हम आपस में करते रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा लाइफ सुंदर चलता है। हम लोग दोनों है ना, इकट्ठा जाता है ना बाहर, पीसफुल तो लाइफ। लोग क्या बोलते मालूम, ये लोग दोनों ही क्या बोलता, പ്രാവുകൾ നടന്നു പോകുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കും ഞങ്ങളെ। एक जोड़ी है, ऐसे जोड़ी जाता है, അങ്ങനൊക്കെ പറയും, മജാക്ക് ചെയ്യും ആളുകള്। ऐसे जोड़ी एक जोड़ी जाता है
वो अच्छा है, वो लोगों को अच्छा लगता है। हम कहीं बाहर जाता है ना, हम इकट्ठा जाता है क्योंकि कभी भी जाते ना हम लोग दोनों ही उसका जाते हैं। कारण भी है, हम दोनों अकेले रहता है ना, गाँव में गया तो भी हम अकेले रहता है। और हमारे साथ बात करके आपको कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। हमारा जो जीवन का थोड़ा कहानी आप लोगों से आपका सामने शेयर रखा कर दिया हम है, लोग ने। आप शेयर कर दिया है। आपको वो अभी तक के नहीं बोले रेखा, वो भी बोल आपने दी। किसी को अभी तक ये चीजें नहीं बताता था, हमारे बच्चों को भी नहीं बताया अभी तक। बार वो लोग पूछते रहते, फिर भी हमने कुछ बोलता नहीं है किसी को शेयर इतना। किया है हमने हमारे ऐसे इतना फ्रेंडशिप में आते हैं, उससे बोल देते हैं हमारा लव मैरिज है ऐसा, और 50 किसी को नहीं बोलता। 50 साल पूरे होने के आगे हमारा एक साथ रहने का। हाय 50 साल, ओ माय गॉड, इट साउंड्स लाइक अ फेरी टेल। हम लोग कहाँ यार ये राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप के चक्कर में फंसे हैं। और अंकल आंटी को देखो, मोबाइल तक नहीं था उनके पास, बस चिट्ठियों से, लव लेटर्स, प्यार भरी चिट्ठियों से उन्होंने अपने प्यार को मुकाम पे चढ़ाया। आई थिंक आपको भी जाके ना अपने नाना नानी दादा दादी से पूछना चाहिए उनकी प्यार की कहानी की। आई थिंक आपको भी जाके अपने नाना नानी दादा दादी से पूछना चाहिए अबाउट देयर लव स्टोरी। और सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग्स। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। हाय, मेरा नाम अभिलाषा है। ये बात तब की है जब मैं 12th से जस्ट पास आउट हुई थी। सारे कलीग तो पीईटी के बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन करने चले गए, पर मेरे सपने कुछ और ही थे। मुझे आईटीआई करने के लिए ग्वालियर जाना था, तो बस क्या था, करा ली टिकट। एक दिन पहले देखा था 4 नंबर की वेटिंग थी टिकट पे। वैसे नॉर्मली तो वेटिंग क्लियर हो जाती है, लेकिन जब आपका बैड लक चल रहा होता है ना, तो टिकट कभी क्लियर नहीं होती है। लेकिन ये बात और है कि मुझे नहीं पता था मेरा बैड लक गुड लक में कन्वर्ट होने वाला था। तो हुआ ये कि मेरी टिकट का वेटिंग क्लियर ही नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा फुल स्पीड में बैड लक चल रहा था और मैंने भी होशियारी दिखाई और बिना टिकट देखे ही स्टेशन आ गई। अब घर पे बताती तो पापा चीखते, चिल्लाते, डांटते, तो मैंने भी सोचा कि यार चलो ये सबसे अच्छा है कि मैं स्मार्टली जनरल की टिकट निकाल लेती हूँ। मैंने सोचा यार पूरे इंडिया के लोग जनरल से ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी ना, कौन सी बड़ी बात है। उस वक्त मुझे ये ट्रिक नहीं आती थी कि टीटी को थोड़े से पैसे खिला दो तो वो चुपचाप आपको आरएसी में सीट दे देता है। जनरल डिब्बे के सामने बहुत बड़ी लाइन लगी थी, लेकिन मैं जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गई। इतना तो मुझे भी पता है कि खूबसूरत लड़की के लिए तो सब जगह बना ही देते हैं, और उस वक्त तो मैं अपने पीक पर थी। आपको पता है, सब मुझे कॉलेज में ब्लैक कैट आइज बुलाते थे। अब मेरी आंखें ही ऐसी है कि बिना काजल लगाए ही लगता है कि मैंने काजल लगाया हुआ है। कुछ कुछ परिणीति चोपड़ा जैसा समझ लो, बल्कि उससे भी अच्छी। खैर, जाने कितने ही प्रपोज कर चुके थे मुझे, लिस्ट बहुत लंबी है, पर जाने दो, किसी और दिन बताऊंगी वो कहानी। लेकिन आपको सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, इतने प्रपोजल्स के बाद भी मैंने आज तक किसी भी लड़के को ब्लू टिक नहीं दिया। मेरा पहला ब्लू टिक मुझे उस दिन जनरल डिब्बे में मिला। सुनोगे उसकी कहानी? खैर, तो हुआ ये कि मुझे देखते ही 2-4 लड़के अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए और मुझे बैठने के लिए ऑफर करने लगे। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, इनफैक्ट मैं बहुत अनसेफ महसूस कर रही थी। तो मैंने अपना सामान एक जगह पर टिकाया और खड़े खड़े ही सफर का मजा लेने लगी। नया एक्सपीरियंस था तो अच्छा लग रहा था। तो मैं दरवाजे के पास आराम से टिक गई। बाहर ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी, कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे और मन में एक बहुत ही अच्छा सा सुकून चल रहा था। लेकिन तभी पापा का फोन आया। सारे सुकून की घंटी उड़ गई थी। पापा को मैं क्या बताती कि जनरल डब्बे में आ गई हूँ और ऊपर से मुझे सीट तक नहीं मिली है। तुरंत मैंने खुद को संभाला और कह दिया, पापा आप टेंशन मत लो,
उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे कोच में सब लोग अच्छे तो है ना। मैंने उन्हें निश्चिंत करने के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ पापा, सब बढ़िया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन धीरे धीरे शाम होने लगी। मैं भी खड़ी खड़ी थक गई थी। कुछ लोग उतरे तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई बैठने की। कुछ औरतें भी बैठी थी मेरे डिब्बे में। उनसे मेरी यहाँ वहाँ की बातें होने लगी कि ये ट्रेन तो भाई हर बार लेट होता है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आजकल तो सिलेंडर ऐसे बिक रहा है जैसा सोना हो, उनके घर में पानी आता है कि नहीं आता है, और ना जाने क्या क्या। बहुत सी बातों में सच में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मेथी की सब्जी कैसे बनाते हैं और आलू के पराठे कैसे बनाते हैं। खैर, लेकिन मैं हर बात पे हाँ में हाँ मिला रही थी। वो औरतें एक्चुअली बहुत स्वीट थी। उन्होंने अपने घर से नमकीन और गुजिये लाए थे तो उन्होंने मुझे ऑफर किया। पापा ने मेरे लिए आलू पराठे पैक किए थे तो खैर मैंने भी बोला प्लीज हैव सम। यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग ना। खाने के बाद मुझे बहुत जोरों की नींद आई। पता नहीं कब सो गई थी, और तभी मुझे एक बहुत ही गंदा सपना आया कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और मैं बहुत जोरों से भाग रही हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन रहा। लोग खड़े खड़े देख रहे हैं और कोई बचाने तक नहीं आ रहा है। मैं भागते भागते फिसल जाती हूँ और मेरे ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। ट्रेन निकली तो मेरी नींद अचानक से खुली। देखा सब सो रहे हैं। दरवाजे के पास कुछ लड़के खड़े थे। वो अभी भी मुझे बहुत गंदी नजर से देख रहे थे। फिर तो मेरी रात भर की नींद ही उड़ गई। किसी तरह रात कटी। मुझे लगा शायद इन लोगों के और भी पार्टनर्स इसी डिब्बे में होंगे। उन्होंने मुझे कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे मौके पर शांत बैठना ही ठीक लगा। सुबह हो गई तो नाश्ते वाले चिल्लाने लगे। मेरे भी पैर अकड़ गए थे तो मैं नीचे उतर गई क्योंकि 10 मिनट का स्टॉप था। बहुत लोगों की नजर मुझ पर थी। आई स्वेयर मुझे लाइफ में आज तक इतना अनसेफ कभी महसूस नहीं हुआ था। वो क्या है ना, लड़कियों का इंट्यूशन पावर बहुत बहुत सॉलिड होता है, और मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं पोहा खरीदने के लिए एक ठेले वाले के पास गई, और तभी वो जो 3 लड़के मुझे ट्रेन में घूर रहे थे वो वहां आ गए। मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने उस ठेले वाले से बोला कि ओ भाई, मैडम से पैसे मत लेना। मैंने तुरंत मना कर दिया। ठेले वाले को चुपचाप पैसे पकड़ाए और वापस आने लगी। तभी उन लड़कों ने ठेले वाले से पैसे खींच लिए और उन्हें अलग से पैसे दिए। वो मुझे मेरे पैसे वापस देने लगे। मैंने पैसे ले लिए और चुपचाप ट्रेन में वापस आने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सच में कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और तभी उनमें से एक लफंगे ने आकर मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने जोर से चिल्लाया कि क्या बदतमीजी है ये, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और तभी बाजू वाले अंकल मुझसे बोले कि बेटा इनसे मत भिड़ो, ये बहुत ही लफंगे टाइप के लड़के हैं, चिल्लाओ मत वरना लफड़ा हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। वो लड़के मेरी तरफ आ गए और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे उन तीनों ने हर तरफ से घेर लिया था। ऐसा लगा कि बॉस, दिस इज द एंड। और तभी वहां हीरो की तरह आया मेरा प्रिंस चार्मिंग, आयुष। उसने एकदम कड़क टोन में उन लड़कों को कहा, क्या नाटक चल रहा है? मैडम, आप ट्रेन में जाकर बैठो। तभी एक लड़के ने जोर से आयुष का कॉलर पकड़ा। आयुष की आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा था, मैं क्या बताऊं। उसने जोर से उस लड़के को एक चांटा धर दिया। सब सन्न रह गए थे। और फिर क्या था, हो गया कांड। उनमें से 2 लड़कों ने आयुष को पकड़ने की कोशिश की और हाथापाई में आयुष को भी 1-2 मुक्के पड़े। लेकिन आयुष ने हीरो की तरह उन्हें दबोचने की कोशिश की और फिर क्या था, दे सुटाई। माँ कसम बहुत मजा आया। तभी उनमें से एक लड़के ने मुझे गाली बक दी, अपना लौंडा लेकर घूम रही है तू। आयुष का खून खौल गया और सच बोलूं तो मेरा भी मन कर रहा था खींच के एक तमाचा मारूं उसे। और मारने ही वाली थी कि वहां अंकल लोग भी आ गए। और फिर क्या था, उन तीनों को भयंकर मार पड़ी। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं आयुष और अभिलाषा की कहानी, जनरल डब्बा। अभिलाषा पहली बार जनरल डब्बे में सफर कर रही है।
कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे, तभी आयुष ने बीच में आकर उन लड़कों की पिटाई कर दी। हाउ फिल्मी ना, सो स्वीट। चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। इश्क वाली फीलिंग, मैं काफी डर गई, मुझे पसीने आने लगे थे। इतने में वहाँ बहुत जोरों से हो हल्ला शुरू हो गया। लड़की को छेड़ता है, लड़की कुछ नहीं कह रही तो पीछे ही पड़ गया है तू तो। तुम जैसों की वजह से ही सारे मर्दों का नाम बदनाम होता है, मारो इनको। इसके बाद उन सब लोगों का पारा और चढ़ गया। बहुत बहुत देर तक मारो मारो होते रहा वहां पर। इतने सब के बाद वहां ट्रेन स्टेशन की लोकल पुलिस आ गई और उन तीनों और आयुष को पकड़कर ले जाने लगी। और तभी आयुष ने अपने ताऊजी को फोन लगा दिया। उसके ताऊजी रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे। ये लोग स्टेशन मास्टर तक गए। स्टेशन मास्टर ने मुझे और आयुष को जाने के लिए कह दिया और उन तीनों को वहीं स्टेशन पर डिटेन कर लिया। मैं और आयुष चुपचाप ट्रेन में वापस चढ़ गए। कमाल की बात ये रही कि आयुष के आगे बढ़ने से जो लोग चुपचाप बैठे थे उनमें भी ताकत आ गई। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन जाने कितने लोगों की उन लड़कों की हरकतों पर नजर थी। आजकल सच में टीवी और न्यूज ने मेंटालिटी खराब कर दी है सब लोगों की। ऐसा नहीं है कि उन लड़कों की धुनाई देखकर मुझे मजा आया हो। सच बताओ तो जब वे पिट रहे थे तो मुझे पूरे टाइम इसी बात का डर खा रहा था कि कहीं आयुष उनके सिर पर ना मार दे, कहीं वो मर ना जाए। सब लोग अपनी अपनी लाइफ का गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहे थे। खैर, हर चीज के दो साइड्स होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रिंस चार्मिंग भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहा होगा। हम लोगों की थोड़ी बहुत बातें होने लगी ट्रेन में। उसने बताया कि वो भी ग्वालियर से इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो ट्रेन में था कहाँ, मुझे तो नहीं दिखा। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि आयुष कहाँ सो रहा था। उसी वक्त मुझे पता चला कि आयुष एक नंबर का कैरेक्टर होने वाला है। आयुष ने अपना कंबल पासिंग एरिया में बांध लिया था और उसमें छोटे बच्चों की तरह सो रहा था। इसी वजह से तो मेरी उस पे नजर नहीं पड़ी थी। खैर, उससे बातें करते करते अचानक से एक बड़ी सी सुरंग आ गई और धूप, अंधेरा चारों ओर फैल गया। मेरा हार्ट जोर से धड़कने लगा था। मैं बस वेट कर रही थी कि ये सुरंग खत्म कब होगी। एक्चुअली मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी ना, मैं क्या बताऊं। लेकिन तभी मैंने आयुष का चेहरा देखा। वो कुछ लोगों में होता है ना कि वो आसपास रहे तो अजीब सी सिक्योरिटी महसूस होती है। बस वही बात थी आयुष में, और आज भी है। इसके बाद से मैंने कभी जनरल से ट्रैवल नहीं किया। जो मुझे मिलना था वो मुझे मेरी पहली और इकलौती जर्नी में ही मिल गया था। हम दोनों ग्वालियर स्टेशन पर उतरे। वहां से हम सीधे आयुष के घर गए। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिनके घर जा रही हूँ वही आगे जाके मेरे इन-लॉज बनेंगे। मेरे घर वालों को आज तक इस इंसिडेंट का पता नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि उन्हें कभी इस बात का पता चले। खैर, आपको पता है आयुष कॉलेज टॉपर था। उसने कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रूम ले रखा था। पास में ही मैंने भी घर ले लिया। फिर क्या था, हम लोग डेली मिलने लगे। एक टाइम के बाद तो ऐसा हो गया था कि एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तब जाके हमने एक दूसरे को फाइनली प्रपोज किया। अपने अपने घर वालों को भी बताया। आपको पता है, हम दोनों के घर वाले काफी कंजर्वेटिव थे, तो शुरू शुरू में वो बिल्कुल नहीं माने। लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद फाइनली हमारी फैमिलीज ने बिलीव किया कि मैं और आयुष एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। आज हम लोगों के रिलेशनशिप को 12 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। आयुष और मेरी शादी इंटरकास्ट होगी, लेकिन फिलहाल हम वेट कर रहे हैं। वो क्या है ना, एक्चुअली लास्ट वीक ही उसकी छोटी बहन पिंकी की एंगेजमेंट हुई है। कोरोना चल रहा है इसलिए मैं जा नहीं पाई, नहीं तो मैं भी जाती और खूब नाचती। बस अब ये वेट खत्म हो जल्दी, बाय गॉड। थर्ड वेव अच्छे से निकल जाए सबके लिए, फिर मैं और आयुष अपने सारे दोस्त, फैमिली, कलीग सबको बुलाकर भयंकर फन करेंगे और गोवा या मनाली जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। अब देखिए ना, जिस वेटिंग टिकट को मैं कोस रही थी उसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप शुरू हो गया। मैं आज भी सोचती हूँ, अगर वो वेटिंग क्लियर हो जाती या मैं RAC में जाती
तो शायद आयुष और मैं कभी मिल ही नहीं पाते। मैंने बोला ना, हर चीज के दो साइड्स होते हैं। आज भी जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती हूँ, सोचती हूँ कि कैसे कामली और ठंडे दिमाग से उसे हैंडल कर पाऊं। और ये सब कुछ शुरू हुआ था बस एक ट्रेन की जर्नी से, एक वेटिंग लिस्ट और एक जनरल की टिकट से। खैर, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे वेडिंग रील्स देखनी है। तो सुना आपने, इश्क कब और कहाँ होगा ये आप डिसाइड नहीं करते, ये तो इश्क खुद फैसला करता है। किसने सोचा होगा कि जनरल डब्बे में किसी को अपना प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा, और ये जनरल डब्बे का इकलौता सफर कितना कुछ सिखा के जाएगा। आप इश्क करते रहिए और सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग्स। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है अभिमन्यु। ये बात तब की है जब मैंने भारत भवन के सामने एक छोटी सी शॉप ओपन की थी। यहाँ पे ज्यादातर आर्टिस्ट या रिच टाइप के लोग खाने पीने आते थे। मैंने फूड मेन्यू और बाकी सारी चीजें उसी के हिसाब से रखी थी। वहाँ भारत भवन के सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा था कि पद्मनी नाम की एक प्ले करने वाली एक्ट्रेस वहाँ परफॉर्म करने वाली है। उसको देखकर लगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की हो ही नहीं सकती यार। भारत भवन में आने वाले एक्टर्स रिहर्सल के टाइम पे मेरी शॉप से चाय कॉफी नाश्ता करने लगे। ऐसे ही एक रेगुलर दिन था। मैं चाय कॉफी के लिए सबको पूछने गया था। कोई आर्टिस्ट वहाँ मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वहाँ से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। कोई वहाँ पेंटिंग कर रहा था। पद्मनी तालाब के पास वाले हिस्से में खड़ी मुमताज के डायलॉग बोल रही थी। मुमताज उसका अगला प्ले था। मैं रोज आकर वहाँ उसके रिहर्सल देखने लगा। वो अकेले किनारे पर खड़ी खुद के साथ ही रिहर्सल करती रहती थी। कई बार जब वो को एक्टर्स के साथ रिहर्सल करती थी तब मैं देखने पहुंच जाता था। मैंने उसको वहाँ बच्चों की वर्कशॉप लेते भी देखा है। उसे देखने जाने की असली वजह ये थी कि मैंने उसके जैसा कोई दूसरा कभी देखा ही नहीं था। जल्द ही वो इस शहर का मेरा फेवरेट एरिया बन गया था, क्योंकि वो यहाँ रोज आती। 3 साल निकल गए ये करते करते। मैं उसे देखने अभी भी यहाँ आता था। वीकेंड्स पे उसके नाटक देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती। इतने लोग उसे देखते थे, मुझे लगता था वो भी मेरी तरह उसके ख्वाब देखते होंगे। इसलिए कई बार मुझे इस एक तरफा प्यार में जलन सी भी होने लगी थी। पर मुझे एक फायदा था, जाने कितने आर्ट लवर्स यहाँ आते। कई सारे ड्रामा स्कूल वाले भी पद्मनी का प्ले देखने के लिए यहाँ आते। मेरी दुकान इस वजह से बहुत चलती। यहाँ आके ही लेक व्यू है, जहाँ जाने कितनी लव स्टोरियां रोज बनती बिगड़ती हैं। यहाँ कई लोग शादी के बाद अपने प्यार को दोबारा खोजने आते हैं, पुरानी यादों को वापस फील करने आते हैं। कुछ अपने बच्चों के साथ यहाँ पार्क में खेलने आ जाते हैं। मैं तो यहीं पास ही रहता था, अपनी दुकान के पास ही अपने एक रूम पार्टनर के साथ। एक दिन अचानक ऐसा खास हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मैं अपनी दुकान में पहुंचा ही था, एकदम रोज जैसा ही दिन था ना। पद्मनी आई, बैठी और मेन्यू देखने लगी। मैं उसके पास गया और जाकर उसे मेन्यू की बेस्ट चीजें सजेस्ट करने लग गया। मैंने उसे मेरी शॉप के स्पेशल इंडियन स्टाइल के पास्ता के बारे में बताया। उसने वही ऑर्डर किया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि अब इस शहर में वो पास्ता मेरे रेस्टोरेंट से ही खाएगी। उसने फीडबैक में भी कुछ अच्छा अच्छा लिखा और चली गई। वो फीडबैक मैंने आज भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। आज भी याद है वो। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने सामान की डिलीवरी लेने जा रहा था। अपनी धुन में मस्त था। सुबह सुबह पद्मनी अपने दोस्तों के साथ रिहर्सल के लिए वॉक करते करते आ रही थी। मैं अचानक उससे जाकर टकरा गया। मेरे हाथ में जो एल्यूमिनियम का कैन होता है ना, उससे उसकी ड्रेस फट गई और उसने मुझे बहुत सुनाया। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। मैंने उससे माफी मांगी और अपने घर चलकर ड्रेस चेंज करने को कहा। बड़ी मुश्किल से राजी हुई वो इस अनजान आदमी के घर जाने के लिए। जब अपने घर की हालत उसकी नजर से देखी तो समझ आया कि कितनी गंदगी में रहता हूं मैं। जब तक वो बाथरूम में चेंज कर रही थी, मैंने अपने घर की सफाई कर डाली। वो मेरी टी शर्ट और 3/4 पहनकर बाहर आई। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना
सिंपल। मैंने तो हमेशा तैयार ही देखा था ना उसे। मैंने उससे कुछ खाने पीने के लिए भी पूछा, पर कोशिश की कि बात कर ले वो, पर उसने हर चीज के लिए ना कहा और थैंक्स बोलकर चली गई। पर थोड़ी देर बाद वो फिर लौटी, आई और बोली कि वो यहाँ मेरे रूम में आई थी, ये मैं अपने किसी दोस्त से ना बताऊं। मैंने उससे पूछा कि कोई खास वजह है, पर उसने कुछ वजह नहीं बताई। खैर, शाम को मैं दुकान जल्दी बंद करके उसका नाटक देखने पहुंच गया। मैंने लिस्ट देखी कि आज कौन सा नाटक होने वाला है, तो पता चला वो मुमताज प्ले कर रही थी। प्ले इस बारे में था कि जब शाहजहां ने मुमताज से उसके मरने से पहले मकबरा बनाने की बात की, तो मुमताज ने उससे क्या कहा था। मुमताज ने साफ इनकार कर दिया था कि उसकी मोहब्बत को बाजार में इस तरह नीलाम करने से कई गुना ज्यादा अच्छा है कि जीते जी उसके लिए वफादारी दिखाई जाए। पर शाहजहां को अपनी पटरानियों से अलग होना पसंद था। नहीं, मोहब्बत तो मुमताज से थी, पर अय्याशियों की आदत भारी पड़ रही थी। कमाल का प्ले था यार। पद्मिनी को मुमताज बना देख मैं देखता ही रह गया। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं अभिमन्यु और पद्मिनी की कहानी, द रिहर्सल। अभिमन्यु एक दुकान कम रेस्टोरेंट चलाने वाला लड़का है और पद्मिनी थिएटर करने वाली एक एक्ट्रेस। अभिमन्यु पिछले 3 साल से पद्मिनी से एक तरफा मोहब्बत करता है और पद्मिनी ने तो उसे बस अभी अभी जाना है, और वो भी थोड़ा ही। अभिमन्यु ने पद्मिनी को उसका लेटेस्ट प्ले मुमताज करते देखा और वो बस उसे देखता ही रह गया। तो चलिए हम भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। वेडनेसडे को ना भारत भवन में रिहर्सल नहीं होती थी। मुझे गार्ड ने बोला कि अंदर कॉफी मंगाई गई है। मैंने तब नई नई कॉफी मशीन लगवाई थी। मैं अंदर कॉफी जार लेके पहुंच गया। देखा तो वहां कोई नहीं था, बस लेक व्यू के किनारे एक लड़की बैठी थी। मैं वहां पहुंचा, वो पलटी तो देखा कि पद्मिनी थी। उसने कॉफी पी, मैं वहीं खड़ा रहा कब वापस लेने के लिए। कॉफी पीने के बाद उसने मुझे कहा कि क्या रिहर्सल में मेरी हेल्प करोगे। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि रिहर्सल में कैसे हेल्प करते हैं। उसने मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी। मुझे उस दिन पता चला कि स्क्रिप्ट इसको कहते हैं भाई। उसमें नंबर बाय नंबर डायलॉग लिखे थे। मैं मेल वाला डायलॉग पढ़ता जा रहा था और वो फीमेल वाले। उसने मुझे इमोशंस के साथ पढ़ने के लिए कहा, तो मैंने जैसे जैसे नाटक देखे थे वैसे ही एक्टिंग करके पढ़ने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी के फ्रेंड्स भी आ गए। मुझे उनकी भी रिहर्सल करवानी पड़ी। पद्मिनी धीरे धीरे रिहर्सल पर और जल्दी जल्दी आने लगी। हम दोनों अकेले घंटों रिहर्सल करने लगे। एक शाम उसके प्ले के बाद हम बातें कर रहे थे और लेट हो गए। उस दिन मौसम भी बहुत सुहाना था। हम रात में पैदल चलते चलते मछली घर के रास्ते पहुंच गए। वो रास्ता रात में एकदम सुनसान सा होता है। वहां बहुत प्यारी सी लाइट लगी हुई थी। हमने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस पैदल चलते रहे। वहां ना ठंड बढ़ती जा रही थी, मुझे भी लग रही थी, तो मैंने उसे अपनी स्वेटर दे दी जैसा फिल्मों में नहीं करते हैं। और पता नहीं कैसे कब हम ज्यादा ही करीब आ गए और कुछ इंटीमेट सा हो गया। उसकी इयरिंग वहां गिर गई। हम एक दूसरे से थोड़ा शर्मिंदा भी हुए। मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिर पद्मिनी ने मुझे सुबह सुबह फोन किया कि उसका इयरिंग खो गया है। मैं उस जगह गया और वो इयरिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिला। आज शाम फिर उसका प्ले था। मैं जानता था कि मैं बस शॉप कम रेस्टोरेंट चलाता था और वो थिएटर की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस। मैंने फैसला ले लिया कि मैं आज रात प्रपोज करूंगा। मैं उसका प्ले देखने गया। प्ले के बाद वो बहुत सारे लोगों के साथ बैठी थी। पता चला कि उसके मम्मी पापा चाचा और एक लड़का वहां बैठे थे। वो लोग उस लड़के और पद्मिनी से मिलने जुलने को बोल रहे थे ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। मैं वहां गया तो पद्मिनी ने बोला कि ये मुझे रिहर्सल कराते हैं। मैंने बोला हाँ, बस मैं एक रिहर्सल कराने वाला हूँ। बस ये बोलने आया था कि आज का प्ले बहुत अच्छा था। मैं ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रह पाया और भागकर चला गया। मुझे डर था कि अगर खड़ा रहता तो आंसू आ जाते और सबके सामने। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता था। पद्मिनी भी समझ गई थी कि मुझे बुरा लगा है, पर वो भी कुछ कर नहीं पाई। हम फिर बहुत दिन तक नहीं मिले। मैंने मेरे रेस्टोरेंट में एक लड़के को रख लिया
जो भारत भवन में ऑर्डर लेता था, मुझे अचानक मेरी औकात पता चल गई। कहाँ मैं एक मामूली सा आदमी और कहाँ वो इतने अच्छे घर की थिएटर करने वाली लड़की। इसकी शादी होती शायद किसी कमाल के इंसान से, पर फिर एक दिन वो मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे शॉप पर आ गई। मैं वहां नहीं मिला तो सीधे मेरे घर आ गई। इस बार उसने भी नोटिस किया कि मेरा घर पहले से कितना बेहतर दिख रहा है। उसने मुझे बताया, जिस दिन मैंने उसे अंकल और उस लड़के के साथ देखा, सब अचानक हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके अंकल उस दिन उस लड़के को उससे शादी के सिलसिले में मिलवाने के लिए ला रहे हैं। मैंने उससे यह भी पूछा कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो उसने मुझसे किसी और को ना बताने के लिए क्यों कहा। फिर उसने मुझे बताया कि एक बार ऐसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और उसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये बात दोस्तों के जरिए धीरे धीरे उसके पेरेंट्स तक पहुंच गई और तब से उसके पेरेंट्स ने उस पर भरोसा खो दिया। अब वो थिएटर तो करने की फ्रीडम देते हैं पर कोई भरोसा नहीं करते। मैं उसकी बात तो समझ गया, पर यह भी समझ गया कि जब मेरे और उसके बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे और फिर पद्मनी के साथ क्या होगा। मैं जानता था कि ये रिलेशन कहीं आगे पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए मैंने खुद को समझाया, उसको समझाया और उससे ना कह दिया। मैं जानता था उसका स्टेटस और मेरा स्टेटस मैच हो ही नहीं सकता। मैं उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, ना कर पाऊंगा। फिर कुछ दिन गुजर गए, ना मैंने उसका चेहरा देखा और ना उसने मेरा। हम एक दूसरे से गुस्सा थे, हम एक दूसरे का अच्छा चाहने के लिए एक दूसरे से अलग थे, पर इस कोशिश में खुद से भी दूर जा रहे थे। मेरे अंकल ने मेरी शॉप का प्रोग्रेस देखा था तो मुझे अपनी समाज की लड़कियां दिखाने लगे। आजकल सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल रिश्तेदार इसी चीज का करते हैं ना। मैं 2-3 लड़कियों से मिला भी, उनसे मिलकर अच्छा लगा, पर वैसा नहीं जैसे मुझे मेरी मुमताज से मिलकर लगता था। मैं बार बार उस स्क्रिप्ट को देखता जिसको वो रिहर्सल के टाइम पे अपने सीने से लगा के रखती थी। इस सब में पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं उस जगह जाकर पद्मनी का इयररिंग ढूंढता हूँ जहाँ वो खो गया था। मैंने उसे देखा और वो सामने ही पड़ा हुआ था। इतने दिन तक किसी की उस इयररिंग पर नजर नहीं पड़ी थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इयररिंग मुझसे कुछ बोल रहा है। और कुछ दिन बाद फिर से पद्मनी का वही प्ले होने वाला था। शायद 50वां शो होगा इस प्ले का। इस बार शाहजहां एक नया लड़का प्ले कर रहा था। शुरुआत से ही दिख रहा था कि नया लड़का है। ऑडियंस के सामने ऐसे झेंप रहा था, डायलॉग भी इधर उधर कर रहा था। लेके एक हिस्से में आकर वो एकदम ब्लैंक हो गया। स्टेज पर सिर्फ पद्मनी और वो ही था। मैं सबसे पीछे की सीट पर बैठा प्ले देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। डायलॉग मुझे याद थे ही। मैंने अपनी जगह से खड़े खड़े ही डायलॉग का अगला हिस्सा बोल दिया। पद्मनी ने उसके आगे का हिस्सा बोल दिया। प्ले का डायरेक्टर देखता रह गया और मैं डायलॉग आगे बोलता चला गया। जब वो मेन हिस्सा आया जिसकी मैंने और पद्मनी ने खूब रिहर्सल की थी, तो मैंने वो डायलॉग बोला जो मुमताज शाहजहां से सुनना चाहती थी। अय्याशियों से हटकर, प्यार की कुर्बानी और दिखावे से हटकर, स्टेट की पॉलिटिक्स से हटकर, जिंदगी भर उसके साथ रहने का वादा। मैंने उस इयरिंग के साथ पद्मनी को सबके सामने प्रपोज किया। पद्मनी रो पड़ी। ये सब बहुत अजीब था पर अच्छा था। पद्मनी को देखे मुझे 4 साल हो चुके थे, जिसमें से 3 साल तो मैंने उससे कभी बात भी नहीं की थी। पर जब बात हुई तो प्यार होने में देर नहीं हुई। मैं और पद्मनी जल्दी शादी करने वाले हैं। अभिमन्यु ने अपने प्यार का इजहार करने में इतनी देरी की। सोचिए अगर ये इजहार वो 3 साल पहले कर देता तो पद्मिनी और वो इन 3 सालों में कितना सारा वक्त साथ बिता सकते थे। तो देरी किस बात की है? जो दिल में है उसे कहने से खुद को रोकिए मत, कह डालिए। जैसे मैंने कह दिया कि बस सुनते रहिए ऐसी ही सच्ची कहानियां इश्क वाली फीलिंग्स में। इश्क वाली फीलिंग